सो वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज हम बात करेंगे बजट पर। 1 फरवरी 2023 को बजट हमारे वित्त मंत्री के द्वारा अर्थात निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया जाना है। समझेंगे कि बजट है क्या। इंडियन एक्सप्रेस में एक प्रमुख आर्टिकल दिया गया कि एक्सप्लेन स्पीकिंग द नट्स एंड बोल्ट्स ऑफ द यूनियन बजट। हम ये समझेंगे कि बजट होता क्या है, हाउ इज अ यूनियन बजट प्रिपेयर्ड, बजट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, बजट में क्या होता है, इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर क्या होती है, हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है, बजट शब्द के स्थान पर क्या प्रयोग किया गया है, बजट डेफिसिट क्या होता है, इसके बारे में भी हम समझेंगे, और रेवेन्यू क्या होता है और एक्सपेंडिचर क्या होता है, बजट डेफिसिट के पीछे का कारण क्या है, बजट डेफिसिट को कम कैसे किया जाता है। बहुत सारी कहानियां जो है बजट से संबंधित है जो कि हम लोग समझेंगे और जानेंगे। बजट हमारे लिए बहुत ही प्रमुख होता है, जैसा कि हम सभी जानते हैं, चाहे सामान्य आम घर की कहानी हो या राष्ट्र की कहानी, बजट से हम चारों तरफ घिरे होते हैं। तो चलिए हम समझते हैं आज पूरी बजट की कहानी। पूरी बजट की कहानी में यह समझेंगे कि सबसे पहला पॉइंट है कि बजट होता क्या है। दरअसल बजट की बात किया जाए, अगर हम डिटेल से कहानी को हम समझेंगे तो बजट एक फ्रेंच भाषा से लिया गया है जो बुगेट कहा जाता है। बुगेट शब्द से बजट शब्द आया था, जिसका नाम है, जिसका मतलब होता है लेदर थैली, चमड़े की थैली, है ना। अब बात यह है कि 1 फरवरी फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है निर्मला सीतारमण यूनियन बजट प्रेजेंट करने वाली है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए। वित्तीय वर्ष आने वाला 2023 और 24 है। सामान्य भाषा में अगर हम बजट की बात करें तो आय और व्यय, आय और खर्चा का लेखा जोखा विवरण होता है आने वाले वर्षों में। जैसे हम 2023 में हम प्रवेश कर चुके हैं, तो 2023 और 24 में सरकार निर्धारित करती है कि सरकार के पास कितनी आय होगी, अर्थात आय का तात्पर्य यहां से इनकम से है, सरकार कितना इनकम जनरेट करेगा और कितना सरकार खर्च करने वाली है और किन किन क्षेत्रों में खर्च करने वाली है। यह सिलसिला हम बजट के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी अगर हम बजट की को आगे बढ़ाते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे इन सभी चीजों से, हमारे संविधान की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, इससे संबंधित बजट को हमारे संविधान में क्या स्थान दिया गया है, इसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पॉइंट अगर मैं ये आपको कहूं कि हमारे संविधान में बजट शब्द का प्रयोग ही नहीं किया गया है, मतलब अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बजट हमारे संविधान के किस आर्टिकल में है, तो आप साफ साफ मना कर सकते हैं कि भाई बजट हमारे संविधान के आर्टिकल में नहीं है। हाँ, ये जरूर कर सकते हैं कि बजट के स्थान पर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है। AFI, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, AFS शब्द का प्रयोग किया गया है, वो भी 112 आर्टिकल 112 के अंदर, जिसको आप हिंदी में वार्षिक वित्तीय विवरण कह सकते हैं। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, तो आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग करते हुए आय और व्यय का लेखा जोखा विवरण के बारे में बात करता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारतीय संविधान के अंदर में। मतलब बजट तो हम बोलचाल की भाषा में हम उसे बोलते हैं, जो सदियों परंपराओं से ये भाषा चलती आ रही है, उसके स्थान पर बजट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो बजट की अगर हम बात करिए फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब वित्तीय वर्ष, वित्तीय वर्ष का तात्पर्य है 2022 और 23। उसी प्रकार से इस साल का वित्तीय वर्ष है 2023 और 24। मतलब निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को जो बजट संसद में पेश करेंगी वो आपका 2023 और 2024 के लिए होगा, है ना। और उसमें वो सरकार के एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स का एस्टिमेशंस निकालेंगी, लेखा जोखा एक विवरण तैयार करेंगी कि सरकार इस साल कितना इनकम प्राप्त करेगा और सरकार इस साल किन किन क्षेत्रों में पैसे खर्च करेंगे, इसके बारे में प्रॉपर तरीके से लेखा जोखा विवरण होगा। बजट के डिविजन्स की अगर हम बात करें, बजट के प्रिपरेशंस की बात किया जाए, कि एक मन में आपके प्रश्न उत्पन्न होना चाहिए कि आखिर बजट
क्या निर्मला सीतारमण खुद अपना बजट तैयार करती है राष्ट्र के लिए, या कौन ऐसी संस्था है जो बजट को तैयार करने के लिए जिम्मेवार है? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री अर्थात वित्त मंत्रालय के अंदर में ही एक डिपार्टमेंट आता है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत ही डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर आता है, एक नोडल बॉडी है। वही नोडल बॉडी जो है भारत के लिए बजट तैयार करती है। वो पूरी लेखा जोखा विवरण जो है भारत के लिए ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा तैयार किया जाता है, और उनके तैयार किए हुए बजट को भारत देश के वित्त मंत्री के द्वारा जो है पेश किया जाता है सदन के अंदर में। अब थोड़ी सी जानकारी और भी समझते हैं कि बजट की अगर शब्द आता है तो बजट के कई सिचुएशंस होंगे। बजट जो है, कभी कभी आपने बजट के नेचर के बारे में, क्लासिफिकेशंस के बारे में और टाइप्स ऑफ द बजट के बारे में भी आपने सुना होगा। बजट के 3 प्रकार के नेचर की हम बात करते हैं कि अगर मान लिया कि आपके राष्ट्र में आय अधिक है और खर्चा कम है। अगर हम बात करते हैं कि आपके राष्ट्र में अगर आय कम है और खर्चा, अगर ऐसे आप समझ सकते हैं कि अगर आपका इनकम अधिक है आपके एक्सपेंडिचर से, इनकम अधिक है एक्सपेंडिचर से, तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार के बजट को हम लोग सरप्लस बजट कहते हैं, सरप्लस बजट कहते हैं, अधिशेष बजट कहते हैं। अगर मान लिया आपका राष्ट्र बहुत ही समन्वय, बहुत ही बैलेंस है, मतलब आय और व्यय दोनों को संतुलित करके रखता है, जितनी इनकम होती है उतनी खर्चा हो जाती है, तो इस तरीके के बजट को हम लोग बैलेंस बजट कहते हैं। इस तरीके के बैलेंस बजट कहा जाता है। और बहुत सारे ऐसी डेवलपिंग कंट्री है जिनका आय कम है और खर्चा अधिक है, ऐसी स्थिति में घाटे का बजट अर्थात डेफिसिट बजट की बात की जाती है। तो 3 प्रकार के बजट के नेचर को हम समझते हैं, लेकिन अब यह समझिएगा कि इस बजट में सबसे प्रमुख इसेंशियल्स डिटेल्स क्या होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट द गवर्नमेंट विल रेज इन द कमिंग ईयर, आने वाले वर्ष में कितना सरकार कितने पैसे इकट्ठा करने वाली है, उसे हम टोटल रेसिप्ट्स कहते हैं। टोटल रेसिप्ट्स कहा जाता है। टोटल रेसिप्ट्स हुआ आपका कि आने वाले वर्ष में कितना पैसा खर्चा करेगी सरकार, कितना इनकम इकट्ठा करेगी, जिसको आप रेवेन्यू भी कह सकते हैं, हिंदी में राजस्व कहते हैं, हिंदी में राजस्व हुआ। और इसी आने वाले वर्ष में सरकार कितना पैसा खर्च करती है, जिसे आप एक्सपेंडिचर कहते हैं या उसे आप खर्चा कहते हैं, है ना। लेकिन अगर एक्सपेंडिचर और आय के बीच में अगर संतुलन नहीं हुआ, खर्चा अत्यधिक हो गई, आय कम हुआ, तो ऐसी स्थिति को हम कह सकते हैं कि फिस्कल डेफिसिट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। मतलब ये आप कह सकते हैं कि भाई राजकोषीय घाटा हुआ, या बजट डेफिसिट उसे आप कहेंगे कि भाई जितना अमाउंट में होना चाहिए था उतना अमाउंट में इनकम हुआ नहीं, लेकिन उससे अत्यधिक खर्चा हो गया, तो इसे हम कह सकते हैं कि भाई फिस्कल डेफिसिट है ना। तो बहुत सारे डेफिसिट हो या सरप्लस हो, यह डिपेंड करता है कि आपने बजट किस प्रकार से तैयार किया गया है, आपका बजट, और एडमिनिस्ट्रेशन आपका क्या है। क्या आपने राजकोषीय नीति को अर्थात फिस्कल पॉलिसी को आपने बैलेंस कर पाया या नहीं। अगर फिस्कल पॉलिसीज को बेहतर किया, आपने बैलेंस किया, संतुलित किया, तो आप कह सकते हैं कि भाई आपका बजट बेहतर होगा, सरप्लस में जाने की स्थिति में रह सकते हैं। सो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल पॉलिसी दैट कमिंग ईयर में टैक्सेशन। अब ये सवाल उत्पन्न हो सकता है मन के ऊपर में कि सरकार को पैसे कहां से आती है। तो सरकार के बहुत सारे पैसे के स्रोत हैं, जैसे टैक्स के माध्यम से हुआ, आपका रेवेन्यू हुआ, आपका स्पेंडिंग हुआ, नॉन टैक्स हुआ, आपके बहुत सारे लोन्स के माध्यम से भी पैसे आ जाते हैं, कैपिटल जिसको बोलते हैं, या फिर आप कह सकते हैं। तो सरकार क्या है कि डिफरेंट स्रोत हैं, है ना। तो ये चीजें इसके अंदर में हम लोग वो जानते हैं। अब चलिए इसमें से ये भी समझने की जरूरत है कि फोर्स दैट शेप बजट, बजट को किस तरीके से तैयार किया, जो कि हम लोगों ने डिस्कस किया। डिमांड फॉर द लोअर रेट ऑफ टैक्सेशन, जितना कम टैक्स होगा अत्यधिक पैसे इकट्ठा होंगे, है ना। आप बहुत सारे रिग्रेसिव टैक्स पढ़ा होगा, टैक्स के नेचर के बारे में जानते हुए, प्रोग्रेसिव टैक्स हुआ, रिग्रेसिव टैक्स हुआ, प्रोपोर्शनल टैक्स हुआ, है ना। तो कम टैक्स होंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगा, आय बढ़ेगा। इन तरीके से चीजों को हम समझते हैं। डिमांड फ्रॉम पीपल फार्म्स वांटिंग टू हायर और नीवर सब्सिडी चाहते हैं, उस पर खर्चे की बात होती है ना। सरकार इन चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करती है आपका। अब एक चीज और समझिए, थोड़ा सा मैं ये भी और भी बताना चाहता हूं
पार्लियामेंट में बजट पेश कैसे किया जाता है? दरअसल पार्लियामेंट में बजट पेश करने के 6 तरीके अर्थात स्टेज है आपका, 1 बाय 1 करके स्टेज के आधार पर पेश किया जाता है। जैसे प्रेजेंटेशंस ऑफ बजट, बजट को प्रेजेंट किया गया, उसके बाद जर्नल डिस्कशन होती है, डिस्कशन बनने के बाद जो है डिपार्टमेंट कमेटी के द्वारा उसकी स्क्रूटनी होती है, जांच पड़ताल होती है, जांच पड़ताल होने के बाद जो है वोटिंग होती है डिमांड ग्रांट पर कि भाई इस पर कितने पैसे की वोटिंग होनी चाहिए। उसके बाद पासिंग एप्रोप्रिएशंस बिल पास होता है, आपने पढ़ा होगा आगे चलकर एप्रोप्रिएशंस बिल के बारे में। अब तब फाइनल जो है फाइनेंशियल बिल को पास कर दिया जाता है, मतलब बजट क्या हो गया, पास हो गया। और जब बजट पास हो गया तो फिर सुचारू ढंग से फिर से ये चीजें चल सकता है ना। तो ये इसके बारे में। दूसरी पॉइंट ये है, समझिए कि सरकार जब आय एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी करेगा तो उस स्टेटमेंट के दौरान जो है सरकार के पास 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं। एक कंसोलिडेट फंड होता है ना, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, जो कि हमारे संविधान के आर्टिकल 266 में मेंशन किया गया है। उसी प्रकार से कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है, जो अर्जेंट पैसे के लिए राष्ट्रपति के अंदर में होता है, जो आर्टिकल 267 में बात करती है। उसी प्रकार से पब्लिक अकाउंट जो होते हैं आपके आर्टिकल 266 के सेकंड के अंदर में आपके पब्लिक अकाउंट से संबंधित बात है। अगर कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से पैसा अगर सरकार निकालती है तो इसके लिए पार्लियामेंट के परमिशन की आवश्यकता पड़ती है, मतलब पार्लियामेंट में बहस होगी, वोटिंग होगी और तब फाइनली आप कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकाल सकते हैं। लेकिन पब्लिक अकाउंट से पैसे निकालने के लिए कोई पार्लियामेंट के कंसेंट की आवश्यकता नहीं होती है। ये जनता का पैसा होता है, जैसे म्यूचुअल फंड हुआ आपका, जैसे में क्या ईपीएफओ का फंड हुआ, एलआईसी का हुआ पैसा, ये सारा पैसा आपका पब्लिक अकाउंट में जमा होता है। इसी कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया से कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया के अंदर में कुछ पैसे जमा किए जाते हैं। जैसे 500 करोड़ जो है राष्ट्रपति के नाम पर होता है और जो इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं वो उसको टैकल कर रहे होते हैं। हालांकि इसको पैसा बढ़ाने की बात की जा रही है, 3000 करोड़ के आसपास में कहा जा रहा है कि कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया में पैसे डाले जाएंगे, है ना। पर अभी इस पर बात चल रही है। कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में रेवेन्यू बजट हुआ, कैपिटल बजट के सारे पैसे होंगे, इन सभी जो है कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में ही जमा होता है। तो इससे संबंधित ये चीजें हैं जो कि आपके जानना बहुत जरूरी है। कुछ तथ्य पर भी हम बात कर लेते हैं। तथ्य जैसे कि आपके मन में प्रश्न हो सकता है कि भाई भारत का पहला जो है बजट किसने पेश किया होगा आजादी के बाद, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भाई आजादी के बाद जो है भारत के अंदर में आर.के. शानमुखम सेठी जो है स्वतंत्रता के बाद जो है हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्ट्री बने थे और उन्होंने फर्स्ट यूनियन बजट स्वतंत्रता के बाद 26 नवंबर 1947 को पहली बजट जो है भारत के अंदर में पेश किया था, जिनका नाम था आर.के. शानमुखम सेठी आपका, है ना। उसी प्रकार से 2017 में रेल बजट और यूनियन बजट को केम सेपरेटली डन थ्रू द, जो कि पहले 1924 में अलग अलग था, रेलवे बजट अलग था, जनरल बजट अलग था, उन सभी को आपस में मर्ज कर दिया गया। अब रेलवे बजट और आप कह सकते हैं कि हमारा जनरल बजट दोनों मिक्स तरीके से होता है। तीसरा, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी और राजीव गांधी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने सदन लोकसभा के अंदर में बजट को पेश किया था, मतलब कि कार्यभार के तौर पर फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी अपने अंडर में रखा था। तो ये थे आपका जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। तो प्रश्न में बन सकता था कि ओनली प्राइम मिनिस्टर दैट हैव ए प्रेजेंट अ बजट। द डेट ऑफ द यूनियन बजट प्रेजेंट वाज चेंज बाय 2017 के बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री अरुण जेटली ने इसे चेंज किया। लास्ट वर्किंग डे में फरवरी से लेकर 1 फरवरी तक की बात की जाती है। 1 फरवरी 2021 को निर्मला सीतारमण जो है उन्होंने पहला पेपरलेस बजट लाया था। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में पहला पेपरलेस बजट कब लाया गया था भाई, तो 1 फरवरी 2021 को, एंड दिस वाज डन ड्यू टू द कोविड-19 के कारण जो है ये चीजें की गई थी। तो बजट से पहले आपको इन छोटी चीजों के बारे में जाननी चाहिए, तब आप बजट को पढ़े तो आपको और भी बेहतर तरीके से। बाकी बजट सेशन आ रहा है, हम लोग बजट सेशन के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, हम समझेंगे कि पूरी तरीके से भारत का इस साल का बजट क्या है। और साथ में आप देख सकते हैं कि 2016 में बजट से संबंधित प्रश्न पूछा था सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स एग्जाम में, चाहे तो इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द कैपिटल बजट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैपिटल बजट इनमें से क्या है। अब आप समझना होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। रेवेन्यू और कैपिटल में क्या डिफरेंसेस होता है, तो इसको पहला आप स्टेटमेंट है कि एक्सपेंडिचर्स ऑन एक्वाइजेशंस ऑफ एसेट्स लाइक रोड, बिल्डिंग्स, मशीनरी etc, लोन रिसीव फ्रॉम द फॉरेन गवर्नमेंट एंड लोन्स एंड एडवांस ग्रांटेड टू द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। तो ये है आपका ये। बाकी इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर दें। आशा करते हैं कि भाई ये चीजें आपको समझ में आई होगी।
इस प्रश्न का उत्तर भी आप जरूर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। सो मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। थैंक यू।